नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी एक उदास शाम। अजय पहाड़ के दौरे पर जा रहे थे। मैं भी आपके साथ चलूं इस बार? हेमलता ने पूछा। मेरे साथ क्या करोगी? पहाड़ी रास्तों की यात्रा तुम्हें सूट नहीं करती, और फिर अभी तो बच्चे रह कर गए हैं। तुम थकी हुई भी हो, आराम करो। नहीं, ऐसी भी थकी हुई नहीं हूं मैं। प्लीज ले चलो ना, एक बार गढ़वाल जाना चाहती हूँ। इस तरह जिद कर वह अजय के साथ चली आई थी। पहाड़ी रास्तों पर उसकी तबीयत वाकई खराब हो जाती है, पर उसने दवाई ले ली थी। कार अपनी पूरी रफ्तार से सरपीली सड़कों पर भाग रही थी। अक्टूबर माह की शुरुआत थी। बरसात के बाद प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी। हरी चादर ओढ़े सैलानियों के लिए अपनी बाहें पसारे। उसके अंदर का कवि जैसे अपनी भावनाओं को आकार देने को तैयार ही था कि उसकी नज़र बगल में बैठे अजय पर पड़ी, जो कि निर्निमेष उसे ही निहार रहे थे। क्या सोच रहे हो? वह भी मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, सोच रहा था कि वर्षों हो गए हैं तुम्हें पहाड़ छोड़े हुए, पर अभी तक वहां का मोह न छूटा जहां तुमने अपनी जिंदगी के बस थोड़े से ही साल बिताए थे। वही तुम्हें अब भी अपना लगता है, और लखनऊ जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गई, वहां से अब भी नहीं जुड़ी। तुम नहीं समझोगे, तुम पहाड़ी नहीं हो ना। अपनी जड़ों को भुला पाना इतना आसान नहीं। इस बार मैं जहां भी जाना चाहूंगी तुम मुझे नहीं रोकोगे। मुझे अपने पैतृक गांव जाना है। वह आंखों में ढेर सारा अनुरोध भरकर बोली। ओ हेमा, तुम भी ना। अजय हल्के से मुस्कुरा दिए। जिस बचपन को ढूंढते हुए गांव जाना चाहती हो, उसके अवशेष भी अब वहां नहीं बचे होंगे। कौन पहचानेगा तुम्हें अब वहां? फिर अब वहां भी वह बात कहाँ होगी? परिवर्तन की बयार तो सभी जगह बह रही है। फिर भी वह इसरार करती हुई बोली, लोग न सही, जगह तो वही होगी ना। खेत तो वही होंगे, घर तो होंगे, कुछ तो होगा। अब जिंदगी की शाम है अजय। इसके बाद न जाने कब मौका मिले, और मिले भी तो उम्र भी बढ़ रही है। तुम भी रिटायर होने वाले हो। पहाड़ों की यात्रा कर पाए न कर पाए, जैसा तुम चाहो कर लो। मैं तो 2 दिन व्यस्त रहूंगा। तुम ड्राइवर के साथ जहां जाना चाहती हो चली जाना। अजय नई टिहरी जाकर व्यस्त हो गए। उनके कई कार्य थे। पहले वह पुरानी टिहरी देखने गई, लेकिन वहां का मंजर देखकर आंखों में यादों के आंसू आ गए। पुरानी टिहरी की यादें तो जेहन में ज्यों की त्यों थी, पर यथार्थ में वहां अब एक भयावह झील के सिवाय कुछ शेष नहीं था। झील को देखकर वह सोच रही थी कि इस झील की अतल गहराइयों में वह सब होगा जो उसने बचपन में जिया है, जो उसकी अतल गहराइयों में अभी भी जीवित है। वे सड़कें, वे दुकानें, वह टिहरी का बाजार। कहाँ गया एक हंसता बोलता शहर, शहर का घंटा घर, और भी न जाने क्या क्या। पर नई टिहरी की खूबसूरती भी अपने आप में बेमिसाल थी। वे जिस भवन में ठहरे थे वह काफी ऊंचाई पर था। वहां से नीचे देखने पर नई टिहरी की बेमिसाल खूबसूरती आकर्षित करती थी। एक दूसरे की गलबहियां करती पहाड़ियां, और उनके शिखरों पर तैरते बादलों के टुकड़े, गहरी घाटियां, और उनमें विलीन होता आसमां। दूसरे दिन वह ड्राइवर के साथ अपने पैतृक गांव की तरफ चल दी। उसने कुछ लोगों से गांव के बारे में पूछा तो पता चला कि जहां की पहाड़ी को चढ़ते वे कई बार थकते थे और सुस्ता सुस्ता कर अपनी यात्रा पूरी करते थे, अब वहां सड़क जाती है। उसे खुशी हुई गांव की सुन्नति पर। ड्राइवर उन्होंने देहरादून से बदला था। उनका लखनऊ का ड्राइवर पहाड़ी रास्तों का अभ्यस्त नहीं था। ड्राइवर पहाड़ी था। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का वह पूरी तरह अभ्यस्त था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर नजर टिकाए इठलाती झूमती नई नवेली प्रकृति को निहार रही थी। सीढ़ीनुमा खेतों में लहराती फसल और सरसराती हवा में घुली हुई उनकी खुशबू। ड्राइवर बीच बीच में पहाड़ी धुन में कुछ गुनगुनाने लगता, तो हेमा को लगता कि जैसे प्रकृति ही उसके साथ गुनगुना रही है। रह रहकर बचपन स्मृतियों में कौंध रहा था। कुछ भूले हुए गीत जो वे वर्षों पहले बचपन में गाते थे, उनके टूटे फूटे बोल स्मृतियों में दस्तक दे रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि वह भी कोई पहाड़ी गीत गुनगुनाए, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। एक अरसा गुजर गया।
उसने गांव से 10वीं पास किया था। उसके बाद उसके पापा का तबादला लखनऊ हो गया था। वे सरकारी नौकरी में थे। उसकी बाकी की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं विवाह हुआ। पति भी सरकारी नौकरी में थे। उसके एक बेटा व बेटी, दोनों ही विवाहित व अपने परिवार में मगन हैं। वह खुश थी अपने परिवार में, पर पता नहीं उसकी स्मृतियों में कौन उसे आवाज़ देता था। फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा बचपन की जो स्मृतियां उसके जेहन में कैद हैं, वही उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं। उन्हीं स्मृतियों के वशीभूत वह इस समय जिद करके अजय के साथ चली आई थी। बचपन के वे नाम ठूमा, मांडवी, उद्धव, अंबिका, सीताराम और भी न जाने कितने ही संगी साथियों के नाम उसे याद हैं। और सबसे अधिक वह जिसको मिलने को व्याकुल हो रही थी, वह थी उसकी सहेली और पड़ोसी अंबिका। न जाने कहाँ होंगे वे सब और किस हाल में होंगे। आज सब एक साथ अगर फिर से मिल जाएं, तो क्या वैसे ही ढेर सारी बातें हो पाएंगी उनके साथ, या फिर समय का अंतराल उनकी आवाज़ अवरुद्ध कर देगा, या फिर उनके बीच कोई विषय ही नहीं होंगे बात करने के लिए। पता नहीं, पर काश वे सब उसे मिल पाते। इनमें से कोई भी उसे गांव में मिल जाता तो उसका गांव आना सार्थक हो जाता। एकाएक उसे कार का झटका लगा तो वह वर्तमान में लौट आई। ड्राइवर ने कार मुख्य सड़क से गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी थी। अब कितना रास्ता बाकी है? उसने ड्राइवर से पूछा। बस थोड़ा ही है मेम साहब, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये सड़क कहाँ तक चली गई? ये आपके गांव से भी आगे जाती है मेम साहब, अभी काम चल रहा है। वह चुप हो गई। सड़क के दोनों तरफ देखने लगी, शायद कोई पहचान के निशान नजर आ जाएं, लेकिन लगता था जैसे किसी अपरिचित जगह पर आ गई हो। 41 साल हो गए थे उसे गांव छोड़े हुए। वह अभी सोचों में गुम थी कि कार गांव के समीप पहुंच गई। मेम साहब, कार तो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ से 5-7 मिनट का पैदल रास्ता है। ड्राइवर की बात सुनकर वह नीचे उतर गई। अपना पर्स उठाया, साड़ी का पल्ला ठीक किया और नजर उठाकर गांव की दिशा में देखा। गांव की झलक दूर से ही दिख रही थी। वह साधे कदम रखती हुई ड्राइवर के साथ गांव की तरफ चल दी। गांव में पहुंचकर वह खड़ी हो गई। अब कहाँ जाए और कहाँ से शुरू करे अपनी पहचान की मुहिम? कौन से घर का दरवाजा खटखटाए? 41 साल बाद जिस बचपन को ढूंढते हुए वह अपने गांव के मुहाने पर आ खड़ी हुई थी, उस गांव की स्मृतियों से तो वह लुप्त हो चुकी थी। सिर्फ उन अवशेषों को, जो शायद किसी की स्मृतियों में हो, खुरच कर ताजा करना था कि कोई उसे पहचान पाए और वह खाली हाथ वापस न जाए। वह गांव में पहुंच चुकी थी। अधिकतर घरों का अब काया पलट हो चुका था। सड़क पहुंचने से गांव पर कुछ कुछ कस्बाई रंग चढ़ चुका था। खपड़ैल वाले घरों की जगह पर अब लिंटर वाले घर थे, इसलिए पहचान में भी नहीं आ रहे थे। उनका अपना घर पापा ने तभी बेच दिया था। उस घर को भी वह अब नहीं पहचान पा रही थी। फिर भी एक घर को देखकर उसे लगा शायद यह सोनी चाची का घर है। अंबिका सोनी चाची की बेटी थी और उससे 4 साल छोटी थी, और वह उसकी माँ को चाची कहकर बुलाती थी। अंबिका उससे छोटी जरूर थी, पर सबसे अधिक उसकी अंबिका से ही बनती थी। धड़कते हृदय से वह घर के आंगन में खड़ी हो गई। सौकल खड़काने पर एक औरत बाहर आई। झुर्रियां पड़े चेहरे पर वह अपनी पहचान चिन्ह ढूंढने लगी। किससे मिलना है? वे बोली। जी, क्या यह सोनी चाची, मेरा मतलब अंबिका का घर है? हेमा की बात सुनकर औरत के चेहरे पर अपनेपन के भाव नजर आए। हाँ, मैं ही अंबिका की माँ हूँ, पर आप कौन हैं? सोनी चाची, मैं हेमलता हूँ। आपको याद होगा, मैं यहीं अंबिका के स्कूल में पढ़ती थी। मेरे पिताजी का नाम शंभुनाथ तिवारी था। हम यहीं आपके पड़ोस में रहते थे। वह हुलसित होकर बोली। क्या? अरे, क्या शंभू भैजी की बेटी? हेमू तो नहीं है तू? हाँ चाची, मैं हेमू ही हूँ। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। आगे बढ़कर उसने सोनी चाची के चरण स्पर्श किए। ओह हेमू, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। इतनी सी थी और अब देखो तो। चाची उसे हैरान होकर देख रही थी। चाची, अब मैं भी तो दादी बन गई हूँ, कहकर वह आगे बढ़कर चाची के गले लग गई। आज कैसे आ गई? चाची भी गले लगते हुए बोली।
बस चाची, आप सबकी याद खिंचलाई मुझे। आप सबसे मिलने आई हूँ। आजा आजा बैठ, कहकर चाची ने आंगन में खाट खिसकाकर उस पर साफ चादर बिछा दी। चाची, आज तो सारा दिन मैं यहीं हूँ। जो गांव में है उन्हें बुला लो मिलने के लिए, और जो नहीं है उनकी खोज खबर और फ़ोन नंबर दे दो मुझे। आज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। खेत खलिहान घूमूंगी चाची। एक दिन के लिए अपना बचपन जीने आई हूँ। अच्छा अच्छा, पहले चाय पानी तो पी ले, थक कर आई होगी। ड्राइवर को भी मोड़ा देती हुई सोनी चाची बोली और चाय बनाने चली गई। गांव में बहुत बदलाव आ गया था। बिजली आने से कई घरों में टीवी आ गए थे। घर के कोने में टेलीफोन भी सज गए थे, और मोबाइल तो लगभग सभी के हाथों में नजर आ रहा था। लोगों की बातचीत में पहले की अपेक्षा नफासत घुल चुकी थी। शहर से आने वाली सड़क गांव में भी शहर का आभास खींच लाई थी। उसे खुशी हुई। बस लोग कम नजर आ रहे थे। लग रहा था कई घर तो जैसे खाली ही हैं। तभी चाची गिलासों में गर्म चाय ले आईं। बैठिए चाची, और सबके बारे में बताइए। कहाँ हैं सब लोग? अंबिका कहाँ है? चाची भी खाट पर बैठकर चाय पीने लगी चुपचाप। चाचा कहाँ हैं चाची? वह थोड़ा झिझकते हुए बोली। चाचा अब कहाँ होंगे? चाची एक लंबी सांस खींचते हुए बोली। ओह, और दोनों भाई? एक दिल्ली में रहता है और अहमदाबाद में। अब तो दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए। आप नहीं जाती? लेकर गए थे दोनों, पर उनकी तरह की जिंदगी मैं नहीं जी पाती। उनकी शहरी पत्नियों के साथ तेरी ये गवार चाची कहाँ चलेगी? वे झुर्रियों के बीच व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली। और बाकी लोग कहाँ हैं? हेमा विषय परिवर्तन करती हुई बोली। अंबिका के बारे में बताइए चाची। कहाँ है वह? कैसी है? बाकी लोग भी सभी उम्र दराज हो गए हेमू। सीताराम पिछले साल चल बसा। उसे लीवर की बीमारी हो गई थी। छूमा टेरी में है। उद्धव शायद देहरादून में है। अब कौन आता है गांव? उनके घर में तो कोई रह भी नहीं गया है। मांडवी तो अपने पहले प्रसव के समय ही गुजर गई थी। सब ऐसे ही हो गया है। अब कहाँ वो गांव और कहाँ गांव वाले। मेरे जैसे लोग ही अब गांव में रह गए हैं। चाची की बातें सुनकर हेमू के अंदर बहुत कुछ दरक सा गया। उसका बचपन उसकी स्मृतियों में जैसा था वैसा ही ठीक था। गांव आकर तो वह छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। उसकी किरचें उसे अब ताउम्र लहूलुहान करती रहेंगी। और अंबिका, वह कहाँ है चाची? चाची कुछ बोलने को थी कि तभी 18-20 साल की एक प्यारी सी लड़की सूट पहने हुए घर में दाखिल हुई। उसे देख लग रहा था वह कॉलेज से आ रही है। सुनीता, इधर आ। चाची उसे देखकर बोली। ये हेमू ताई जी हैं। सेवा लगा बेटी। सुनीता ने हेमू के पास आकर पैर छुए और खड़ी हो गई। अच्छा, जा तू कपड़े बदल कर खाना खा ले। सुनीता चली गई। ये कौन है चाची? ये अंबिका की बेटी है। अच्छा, वह उलसित होकर बोली। तभी अंबिका की शक्ल आ रही है इस पर। यह आपके पास रहती है? हाँ, और कहाँ रहेगी। और कौन है इसका? मतलब चाची? दुर्बुद्धि आई थी उस दिन इसके माँ बाप को। उत्तराखंड आंदोलन में शरीक होने चले गए। दिल्ली जाना था। रास्ते में पुलिस ने रोका, भिड़ंत हो गई। विरोध करने पर पुलिस ने गोलियां चला दी। अंबिका के बेटे को गोली लगी, वह वहीं खत्म हो गया। अंबिका का काफी दिन तक तो कुछ पता नहीं चला। फिर अंबिका की लाश मिली जंगल में। उन दोनों के गम में उसके आदमी ने आत्महत्या कर ली। चाची की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हेमू स्तब्ध रह गई। उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित जिस खबर को उसने महज खबर समझकर सुना था लखनऊ में, वह सब अंबिका के परिवार ने भोगा होगा, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे अनगिनत किस्से हैं आंदोलन के जो उसने सिर्फ खबरों की तरह पढ़ी व सुनी, और उनके परिवारजन यह दर्द अभी तक झेल रहे हैं। सुनीता तब छोटी सी थी। चुप हो जाओ चाची। अब क्या हो सकता है? अब सुनीता ही आपकी अंबिका है। बोलते बोलते उसकी खुद की आंखें भी भर आईं। पता नहीं क्या हुआ होगा अंबिका के साथ। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, अपनी अपनी सोचों में गुम। शाम का धुंधलका होने लगा था। उसे वापस भी जाना था। चाची, धैर्य रखिए, वह उनकी पीठ सहलाते हुए बोली। चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। कहकर वह बोझिल मन से उठ खड़ी हुई। सोनी चाची भी खड़ी हो गई।
हेमा उनके गले लगी, चरण स्पर्श किए और ड्राइवर के साथ वापस चल पड़ी। कार में बैठकर हेमलता सोच रही थी। एक दिन के लिए अपना बचपन जीने गई थी और सारा बचपन बिखेर कर आ गई। ना आती तो उसके जेहन में, उसकी यादों में वह हमेशा जिंदा रहती। अब टूटे बचपन की किरचें उसे शेष जिंदगी टीस देती रहेंगी। अब दोबारा क्या करने आएगी यहाँ और क्या समेटने आएगी। सोचते सोचते उसकी आंखें अनायासी बहने लगीं। वह जितना पोंछती उतना ही आंखें और बह जाती। उसका दिल कर रहा था वह इन पहाड़ों, इन घाटियों से गले मिलकर फूट फूट कर रोए। कार तीव्र गति से सरपीली सड़कों पर भागी चली जा रही थी। शायद अब उसके जीवन की यह आखिरी पहाड़ी यात्रा थी। जाते समय ये ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां उसे कितना रोमांचित कर रही थी, लेकिन वापसी में उसके दिल की ही तरह सारी फिजा भी दुखी थी। आज की उसकी सुबह जितनी प्रफुल्लित थी, आज की उसकी शाम उतनी ही उदास थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी एक उदास शाम।